गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम हुआ अमितांशु ठाकुर और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। मैं एमटेक सीडेक से हूँ और मैं आपको फिजिक्स के सैंपल्स लेने जा रहा हूँ जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और वो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो उन सबको आपको अच्छे से कंसंट्रेट करके देखना है, समझना है और लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी बोथ ए एंड बी, मतलब वेक्टर भी है स्केलर भी है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है नन। तो इसको हिंदी में आप देख सकते हैं, आपने अगर हिंदी का पढ़ा हुआ है तो बल एक है। क्या है बल? सदिश मात्र है, अदिश राशि है, दोनों है और ये कोई नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप बल जानते हैं। बल किसको कहते हैं? पुश और पुल को कहते हैं बल। धक्का देना या अपनी तरफ खींचने, इसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और अब इसमें दे दिया गया है वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको फिजिकल क्वांटिटी समझना पड़ेगा। बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको इसके बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी जो बच्चों है, फिजिक्स में जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि फिजिक्स में जिन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, वो जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और उसमें एक चीज़, एक विशेषता होनी चाहिए कि वो उन्हीं क्वांटिटीज़ को आप फिजिक्स में पढ़ेंगे जिनको कि मेजर कर सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं। आप फिजिक्स में उन चीज़ों की स्टडी नहीं करते हैं जिनको कि आप मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बच्चों, सुनो। जैसे गुडनेस है, किसी की अच्छाई है, किसी की बुराई है, किसी की खूबसूरती है, इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, तो इनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो इनको आप फिजिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। फिजिक्स में उन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं जिनको पिन पॉइंट एकदम काफ़ी प्रिसीजन के साथ, काफ़ी गहराई से मेजर कर सकते हैं। तो वैसे क्वांटिटी कुछ हैं जिसमें फोर्स भी एक क्वांटिटी है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजर की जा सकती हैं। तो इन्हीं को हम स्टडी करते हैं। और फर्दर क्या करते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो जिनका इफेक्ट समझने के लिए कंप्लीटली उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड से क्या समझोगे बच्चे आप? मैग्नीट्यूड से आप किसी चीज़ में पूछोगे हाउ मच से क्वेश्चन पूछोगे, कितना से जो भी जवाब मिलेगा वो मैग्नीट्यूड को बताता है। कितना फोर्स, कितना मिल्क, कितनी लंबाई, तो ये सब जो इससे जो जवाब आपको मिलेगा उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल है। वेक्टर क्वांटिटी के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन है, ये सभी एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा सा इसी को समझाने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में कि डायरेक्शन का क्या मतलब है। सपोज करो कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक ये रूफ टॉप है, छत पे एक बालक बैठा हुआ है और ये एकदम किनारे में है और आपको इस पे फोर्स लगाना है जिससे कि ये बीच में आ जाए, जिससे कि इसकी लाइफ सेव हो सके। तो आपको फोर्स कैसे लगाना है? आपको फोर्स का एक प्रॉपर डायरेक्शन देना होगा। मैं ये डायरेक्शन मैप आपके सामने बना रहा हूँ। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो आपको अगर फोर्स ईस्ट के तरफ लगा देंगे तो ये जो आप बचाने का पर्पस है आपको, वो डिफीट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बचा नहीं पाएंगे इसको, वो गिर जाएगा। तो आपको इस पे फोर्स लगाना है वेस्ट की तरफ। तो फोर्स का जो आपको इफेक्ट देखना है तो उसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए फोर्स क्वांटिटी को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हो गया, आपको स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि फोर्स का क्या क्या
इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो आप पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में 9th में कि फोर्स जो है सो एक कॉज है और इसके कुछ इफेक्ट होते हैं। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं तो इसमें दिया गया है, इसको आप पढ़ो। पहला, ये वस्तु की दिशा बदल सकती है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। दूसरा, किसी पिंड की आराम और एक समान गति की स्थिति को बदल सकती है, मतलब ये रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में ला दे सकती है फोर्स, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है। तीसरा, ये बॉडी के शेप को चेंज कर सकती है। तो ये कौन कौन से फोर्स के इफेक्ट हैं, ये तीनों होंगे। इसका आंसर डी है, आप समझ लो। अब इसको थोड़ा सा आप समझो कि जो शेप चेंज कब करता है फोर्स, फोर्स दो तरह के होते हैं बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, बॉडी के शेप को चेंज कर देता है, तो ये किसका काम होगा, बैलेंस्ड फोर्स का। और ऊपर वाला जो दो है, डायरेक्शन को चेंज करना और स्टेट को चेंज करना। स्टेट को चेंज करने का क्या मतलब बच्चे कि अगर रेस्ट में है, अगर आराम की स्थिति में है, विश्राम में है कोई चीज़, तो उसको मोशन में ले आएगी, और अगर मोशन में है, गति में है, तो उसको फिर रेस्ट में ले आएगी। तो इसको ये जो काम है, ये तीनों काम फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं बच्चे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी, या सिंपल टर्म में समझो, अभी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डीप नहीं है, तो कि स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड। अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ रही है, पहले सेकंड पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड 15 मीटर हो जाए, उसके अगले सेकंड 20 या 25 मीटर हो जाए, उसके अगले सेकंड 30 मीटर हो जाए, तो इस तरह से किसी चीज़ की मोशन है तो उसको कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन। और किसी चीज़ की स्पीड हर समय घट रही है तो उसको कहेंगे निगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन, निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ वो बढ़ रहा है। इसी को हिंदी में कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सकारात्मक त्वरण और निगेटिव एक्सेलरेशन को नकारात्मक त्वरण कहते हैं। तो इसमें आप देखो, ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करो। एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, इसकी गति हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन जब होगा तो इसकी गति घटेगी, इसका वेग हमेशा बढ़ता रहता है, ये भी नहीं होगा। वेग, आवेग जो है, मोमेंटम हो गया, वो भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है, यह सदैव पृथ्वी की ओर गिरता है, ऐसा भी नहीं है। आप किसी भी पृथ्वी के ओर नहीं, पृथ्वी पे हॉरिजेंटली भी बढ़ सकता है कोई ऑब्जेक्ट। तो आपका जो है, तो एक चीज हमेशा इसमें निश्चित रहता है कि कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है बढ़ रही है या घट रही है, इसका मतलब है कि हमेशा ही इस पर एक फोर्स काम कर रहा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है पहले समझे। एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या कर सकता है, इसमें दिया गया है आपको। बाहरी ताकतें हमेशा संतुलित होती है, हमेशा असंतुलित होती हैं, कभी संतुलित नहीं होती हैं, संतुलित भी हो सकता है और नहीं भी। और इस चौथा ऑप्शन आपके पास है डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको एक्सटर्नल फोर्स समझना है और फिर आपको समझना है कि ये बैलेंस और अनबैलेंस। तो फोर्स आपको कई तरह के इसके क्लासिफिकेशन है, फोर्स को कई तरह से इसको बांटते हैं आप। जैसे एक बेसिस है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिवाइड करते हैं सारे फोर्स को। दूसरा है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में डिवाइड करते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स में डिवाइड करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है बच्चे, वो आप जिसको कंसीडर कर रहे हैं, मान लो दो बॉल को कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों को अगर एक मान के आप देख रहे हैं तो इसके बाहर से कोई फोर्स इस पे जो लग रहा है तो वो एक्सटर्नल होगा। अगर आप सिर्फ इसी बॉल का मोशन देख रहे हैं, इस बॉल का, तब ये बॉल अगर इस पे फोर्स लगा रही है तो वो भी एक्सटर्नल कहलाएगा। इन दोनों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। दो बॉल को आप ले रहे हैं और दोनों के मोशन को एक साथ देख रहे हैं,
तो इन दोनों बॉल के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो इंटरनल फोर्स कहलाएगा, और इसके बाहर से जो फोर्स लगेगी वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। अगर आप एक ही बॉल को कंसीडर कर रहे हैं तो इस पर जो दूसरी बॉल लगाएगी, सपोज करो ये 1 है ये 2 है, तो दूसरी बॉल जो फोर्स लगाएगी वो भी एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कभी कभी बैलेंस भी हो सकता है, कभी अनबैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस कहने का मतलब कि सारे जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दे। सपोज करो कि मैं अपने हाथों के बीच में कोई तरबूज ले रखा है और इसको मैं दोनों तरफ से बराबर फोर्स से दबा रहा हूँ, जिससे कि ये इससे रस निकलने लग रहा है, स्क्वीज हो जा रहा है ये, तो उस तरह के केस को कहेंगे कि तरबूजे के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। ठीक है, तो फोर्स दो तरह का होता है। अगर सब सारे फोर्स को ऐड होकर जीरो हो जा रहे हैं तो वो बैलेंस फोर्स है, और वो ऐड होकर जीरो नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे बच्चे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मे बी बैलेंस्ड मे बी अनबैलेंस्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि फोर्स के दो यूनिट दिए हुए हैं आपको, न्यूटन और डैन। यूनिट आप समझते हो, जिस चीज़ में किसी चीज़ को मेजर करते हैं उसको यूनिट कहते हैं। फोर्स को मेजर किया जाता है हमेशा किसमें? न्यूटन में। और दूसरा है ये दोनों यूनिट है, दोनों में मेजर किया जा सकता है। जैसे कि आप दूरी को मेजर करते हो किलोमीटर में भी, मीटर में भी, माइल में भी, और भी बहुत सारे यूनिट है, फुट में भी मेजर करते हो। वैसे ही फोर्स के दो यूनिट हैं, एक न्यूटन है, इसको एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड वाइड इस यूनिट को एक्सेप्ट किया जाता है। और ये डैन है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डैन। तो ये आपको याद रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डैन। और ये जो न्यूटन है बच्चे, न्यूटन एसआई यूनिट है और डैन क्या है? सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और डैन जो है वो सीजीएस यूनिट है, उसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ये भी बहुत यूज में रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने जो आपको पिछले क्वेश्चन में दोनों के बीच रिलेशन था, और उसमें जो मैंने डिस्कस किया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस। तो आप कह पाएंगे उसी डिस्कशन के आधार पे कि ये क्या है? न्यूटन है। और ये जो डैन दिया हुआ है क्या है? सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि 5.25 न्यूटन इज हाउ मेनी डैन। ये आप लोग निकाल सकते हैं, आपने जो पढ़ा ये तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट में है कि फोर्स के जो पहला चैप्टर आपका फोर्स है उसके दो इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 5.25 न्यूटन जो है इसको आपको कन्वर्ट करना है डैन में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डैन, कितना डैन होता है? 10⁵। तो 10⁵ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिख रहा है, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कि मैंने पहले में जो आपको डिस्कस किया कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसी को स्प्लिट करके आपसे पूछा गया है कि वेक्टर क्वांटिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसके साथ मैग्नीट्यूड अटैच होना चाहिए, और दूसरा उसके साथ डायरेक्शन का भी सेंस होना चाहिए। तो फोर्स कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय, मैंने आपको बताया था कि इसमें फोर्स के कंप्लीट इफेक्ट को समझने के लिए डायरेक्शन का भी उसमें नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। अब एक और टाइप पे चलते हैं हम। फोर्स का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा बच्चे कि कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, कई तरह से इनको डिवाइड किया जा सकता है।
एक इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, 3 तरह के क्लासिफिकेशन है फोर्स के। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे। तो देखो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, विच इज नॉट ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले समझ लो कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स लगाने के लिए कि जो लगाने वाला एजेंट है, जैसे मेरा हाथ हो सकता है, तो जिस पे लगाएगा उसके कांटेक्ट में आना जरूरी है। सपोज करो मेरा ये हाथ इस हाथ पे फोर्स लगा रहा है, तो इसको इस पे कांटेक्ट में आना जरूरी है। अगर बिना कांटेक्ट में आए मेरा ये हाथ इस पे फोर्स नहीं लगा सकता है, इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स भी बच्चे एक एग्जाम्पल है किसका, कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, ऐसा फोर्स जिसको लगाने के लिए कांटेक्ट में जाने की जरूरत पड़ती है उसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। और वैसा फोर्स जिसको लगाने के लिए कांटेक्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो दोनों चार्ज दूर दूर रहेंगे फिर भी उनके बीच में फोर्स लग सकता है। अगर सेम चार्ज हैं, सेम लाइक चार्जेज हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। उसी तरह 2 मास है, 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक दूसरे से दूर, तो वो भी एक दूसरे को नज़दीक आने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये 2 चार्ज के बीच में लगती है, ये 2 मासेज के बीच में लगती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपने देखा होगा कि 2 मैग्नेट को आसपास रखते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और मात्र फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, जो मसल से आप अपने हाथों से लगाते हैं, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है। इनको लगाने के लिए आपको उसके कॉन्टैक्ट में जाने की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे डी, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 न्यूटन फोर्स का डिफिनीशन इसमें पूछा गया है बच्चे। 1 न्यूटन फोर्स का डिफिनीशन समझाने की कोशिश की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें इसको कैसे डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन के फोर्स। तो 1 न्यूटन के फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। सपोज करो इस पे एक केजी का कोई बॉक्स रखा हुआ है, 1 केजी का है, और इस पे कोई फोर्स F लग रहा है, कोई फोर्स F लग रहा है। और इस फोर्स की लगने की वजह से, इस फोर्स के लगने की वजह से ये जो ब्लॉक है 1 केजी का, इसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा है। तब इस फोर्स को क्या कहेंगे आप, कि ये फोर्स जो लग रहा था इस पे वो 1 न्यूटन का है। इस तरह से 1 न्यूटन जो SI यूनिट ऑफ फोर्स है उसको डिफाइन किया गया है कि कोई ब्लॉक है जो 1 केजी का है और उसमें ऐसा फोर्स जो उस ब्लॉक में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है बी। देख लो हिंदी में 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो प्रोड्यूस करे फोर्स, उसको कहते हैं 1 न्यूटन का फोर्स।